और सरकार शीतकालीन सत्र में फिर से डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी। बिल में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे आपको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अगर आप ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। साथ में कई सारी शर्तें भी आपको पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद आपको क्या करना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ ये खास रिपोर्ट। भले ही आपकी सैलरी अभी लाखों में हो, लेकिन आगे चलकर पेंशन आपके लिए एक बड़ा सहारा होता है। यही वजह है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद हर किसी को पेंशन की टेंशन सताने लगती है। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। इस फैसले के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इस फैसले के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगे अंशुल प्रकाश जी, जो कि खेतानंद कंपनी के पार्टनर हैं। अंशुल जी, आपके पास मैं आऊँगा समय समय पर, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक दूसरी शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ के मेंबर बन चुके होने चाहिए। 1 सितंबर 2014 तक अगर आप ईपीएफ के मेंबर बन चुके हैं, तब आप ज़्यादा पेंशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे। अगर इसके साथ ही साथ आपकी एक शर्त और है कि ज़्यादा पेंशन के लिए ईपीएस में सरकार ने जो 2014 में बदलाव किया था, उस बदलाव के प्रति अपनी सहमति देनी होगी। सहमति देंगे तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे। और सहमति देने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया है। 4 महीने का मतलब ये हुआ कि आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को, ईपीएफओ को, कि ईपीएस में जो आपने बदलाव किया था उसके प्रति हम सहमत हैं, उसके हिसाब से आप मेरा कंट्रीब्यूशन लीजिए, अब मेरा पेंशन निर्धारित करिए। और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख जो है वो है 3 मार्च 2023। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिक्लेरेशन देना ही देना है। आप चाहें तो मत दीजिए, आप चाहें तो दीजिए, यानी ये एक महज एक ऑप्शनल है कि हमको नई स्कीम में शामिल होना है या नई स्कीम में शामिल नहीं होना। आप चाहें तो इससे बाहर भी रह सकते हैं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो ईपीएफ के मेंबर हैं वो अगला कदम क्या उठाएं। अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, उपभोक्ता हूँ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, ऑलरेडी 2014 से ही मेरी मेंबरशिप चल रही है और मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस फैसले के आने के बाद, तो पहली बात तो ये है कि अपनी तरफ से मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि मैं एम्प्लॉयर के पास जाके अपना डिक्लेरेशन दे दूं। प्लेन पेपर फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसका सिस्टम कैसे बना जाएगा, मैकेनिज्म कैसे होगा, कोई फॉर्मेट आ रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से कोई ना कोई कम्युनिकेशन कंपनीज के पास या एम्प्लॉयर्स के पास लेके जा रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एक सर्कुलर निकाले जिसमें एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए, दोनों के लिए प्रॉपर डायरेक्शन हो कि आप किस तरीके से ऐसे कदम उठाएं या ऐसे फॉर्मेट्स पे अमल करें जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाया जा सके। तो बिल्कुल, फिलहाल ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर का इंतजार किया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़्यादा पेंशन के लिए क्या हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईपीएफओ ने जो नोटिफिकेशन निकाला था और कहा था कि 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा, वो गैर कानूनी है। 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इसमें 6 महीने के भीतर एक नया विकल्प तलाश करके आइए। और फिलहाल के लिए बता दूं कि ईपीएस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का प्रावधान किया गया था जब 2014 में बदलाव किए गए थे, और कहा यह गया था कि 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा बेसिक सैलरी है तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा 1.16% का। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को 6 महीने के भीतर बताना है कि आखिर इस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले प्रावधान के विकल्प के तौर पर हम क्या कुछ लेने वाले हैं। ईपीएफओ को एक विकल्प तलाश करके बताना
चुकाना है 6 महीने के भीतर। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो ईपीएफओ ने जो 1.16% के अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद क्या होगा? तो क्या जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है पहले है, क्या उनको जो है वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अंशुल जी, क्या हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? इस बारे में अभी कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि उनको रिफंड किया जाएगा या उसकी वैलिडिटी कैसी रहेगी। जो कैच है इसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप थोड़ा समय लीजिए, सरकार को कहा गया है कि आप समय लीजिए और देखिए कि ये जो 1.16% वाला कंट्रीब्यूशन आपने जिसकी बात कही थी संशोधन में, मैं स्ट्राइक डाउन हम लोग कर देते हैं, लेकिन आपको समय दिया जाता है कि आप देखें कि किस तरह से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत सरकार के पास और पैसा आ सकता है, बजाय इसके कि आप जो पैसा ज्यादा डाला गया संशोधन के हिसाब से उसको आप यूटिलाइज करिए। तो अभी उस पर कोई ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि जो ऑलरेडी डिपॉजिट किया जा चुका है वो रिफंड किया जाएगा या उसको किसी और तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। ये देखने की बात है ईपीएफओ उसमें क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ईपीएफओ की तरफ से सफाई का इंतजार हमको करना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि अगर अभी आप सहमति देते हैं और तब तक सरकार की तरफ से नया गाइडलाइन नहीं आता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो आपको 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना होगा, आगे चलकर एडजस्ट हो जाएगा। अब सवाल एक उठता है रिटायर होने वालों के लिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका क्या? अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं तो बता दूं कि आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं, तभी अगर आपने नई स्कीम के प्रति अपनी सहमति दे दी है। यानी आपने सहमति दे दी थी कि नई स्कीम के तहत हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, तो आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं। जिन लोगों ने सहमति नहीं दी थी नई स्कीम को लेकर के, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ कर दूं। यानी 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर कर चुके हैं लेकिन नई स्कीम के प्रति अपनी सहमति नहीं दी है, तो फिर उनको जो है सो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है कि आपको जो है सो इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। बता दूं कि इसको लेकर के जो रिटायर होने वाले लोग हैं, जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनका क्या होगा? एक सवाल जरूर उठता है कि 2014 के बाद रिटायर हो गए और उनकी सैलरी जो है सो 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा थी बेसिक सैलरी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चुप है। उस पर मुझे लगता है कि ईपीएफओ की तरफ से जब गाइडलाइन आएगी तो शायद ये सफाई निकल कर सामने आए कि 2014 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, अगर वो नई स्कीम के तहत एलिजिबल थे तो क्या वो इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब एक सवाल उठता है पीएफ ट्रस्ट को लेकर के। दरअसल पीएफ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा प्रावधान होता है, कई बड़ी कंपनियां इसको अपनाती हैं। पैसा तो ईपीएफओ में डालती हैं, लेकिन एक पीएफ ट्रस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए भी काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि जिनके अपने पीएफ ट्रस्ट हैं और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दे सक रहे हैं, तो वो इस नई स्कीम में शामिल होने की छूट अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। ऐसे संस्थाओं को भी ईपीएस में जो बदलाव किया गया था उसको लागू करना होगा। तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का विकल्प अपने कर्मचारियों को देना होगा, भले ही उन कंपनी के पास पीएफ का ट्रस्ट हो, अगर वो ईपीएफओ में पैसा जमा करते हैं तो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग 2014 के बाद ईपीएफ के मेंबर बने हैं और अगर उनकी बेसिक मंथली सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो क्या वो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अंशुल जी, इस सवाल का जवाब क्या दें दर्शकों को? कोई भी नया मेंबर अगर आ रहा है या कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है जो ऑलरेडी मेंबर नहीं है, तो हमारे हिसाब से जो हमारी समझ है इस फैसले की, उसमें ये साफ हो जाता है कि 15,000 की जो लिमिट है मंथली सैलरी की, वो अप्लाई हो जाती है। और कोई भी नया मेंबर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई पुराना व्यक्ति है किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मेंबर नहीं था ईपीएस का और नया सब्सक्राइबर है ईपीएफ एक्ट के तहत, उसमें वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन तो कर पाएगा, लेकिन अगर उसकी सैलरी 15,000 महीने से ऊपर है, उस केस में वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो इनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात है, जिनकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नई स्कीम में नहीं कर पाएंगे। ये अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन है वो ये है। ये सारी कहानी तो हो गई। अब हो सकता है आप लोग में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन होता क्या है। तो संक्षिप्त में बता दूँ कि
60 महीने की, जी हाँ, 60 महीने की जो बेसिक सैलरी होती है उसका औसत निकाला जाएगा प्रति माह के हिसाब से। फिर उसको जितने साल आपकी सर्विस है उससे गुणा किया जाएगा और फिर 70 से भाग दिया जाएगा और जो निकलेगा वो आपको पेंशन के बराबर होगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है कि भले ही सैलरी बहुत मोटी हो लेकिन पेंशन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहने वाली है, पेंशन की रकम थोड़ी छोटी रहने वाली है। इसीलिए अभी से तैयार हो जाइए और इंतजार करिए ईपीएफओ की तरफ से आने वाली नई गाइडलाइन का। तो ये है न्यू पेंशन स्कीम की पूरी ABCD। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज।